हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो न्यू पैटर्न पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी आपके 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम के, वो हम करेंगे आज की क्लास में। क्लास नंबर है 1 और लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहने वाला है। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर आपको मिलेगा आपको मेरी हर एक क्लास में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है, तो आपको एक भी क्लास को इग्नोर नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये नीचे साफ साफ लिखा है न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर पीडीएफ इन हिंदी। यहाँ पे मैं न्यू और लिख देती हूँ, ठीक है, ना लिखूँ तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, आप समझ गए होंगे। ठीक है, न्यू पीडीएफ इन हिंदी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये ध्यान रखिएगा कि रिवीजन मैं आप लोगों का करवा रही हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं करेंगे कि आपको क्वेश्चन ही ना पढ़ पाओ। ठीक है, पूरा टाइम दूंगी, मैं खुद पढ़ूंगी साथ साथ में और आपको आंसर देना है। ठीक है, और आज का हमारा मॉडल नेम क्या है, यानी कि टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता कौशल नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता कौशल नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इनमें से कौन नहीं है। गुड रनर, गुड इंटरव्यू स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल या फिर क्विक लर्निंग। तो ये भाई जो तीनों चीज़ें, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी स्किल है। आप साक्षात्कार अच्छे से, आपके अंदर वो कौशल है कि आप साक्षात्कार अच्छे से ले रहे हो, आपके अंदर वो स्किल है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो और आप जल्दी सीख पा रहे हो। तो ये तीनों चीज़ें तो अच्छी हुई ना। तो आपका ये कौन सा कौशल नहीं होगा, वो होगा गुड रनर, अच्छा धावक। ठीक है, नेक्स्ट है एन एम्प्लॉई इज समवन हु। कर्मचारी वह होता है जो डैश है। अच्छा, कर्मचारी कौन होता है। गोज टू स्कूल टू स्टडी, स्कूल में पढ़ने जाता है। नहीं भाई, कर्मचारी स्कूल थोड़ा ना जाता है। डज नॉट वर्क, काम नहीं करता, भाई कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, ये भी नहीं होगा। गोज टू प्ले, भाई खेलने भी तो नहीं आता, भाई वो काम करने जाता है, कर्मचारी है, काम करने के लिए जाता है और काम करता है तो उसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो वो वेतन के लिए काम करता है। भाई हर कोई तो भाई पैसे के लिए, सैलरी के लिए तो काम करता है कि भाई कैसे भी करके हमारी फैमिली चले, राइट। नेक्स्ट है विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ। अच्छे करियर ग्रोथ के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं। अच्छे करियर ग्रोथ के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं। अब आप ऑप्शन देखोगे, सब में एक ही एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो। इन सब में एक एक ऑप्शन ही लिखा है। यहाँ पे देखो, टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल आवश्यक है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहा है और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ रहा है तो उनको पता है कि हाँ ऑप्शन डी आंसर है। टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज। गोपी अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। उसके पास, मतलब गोपी जो है, गोपी व्यक्ति है, वो अपना जो काम है, वो हमेशा कोई काम है उसको हमेशा सीखने में और हमेशा अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। तो उसके पास क्या है, लव है, सर्टिफिकेट है कि भाई उसके पास सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट होल्डर है कि वो हमेशा अपने काम को इम्प्रूव करता है, या फिर ग्रोथ माइंडसेट है, या फिर मार्क्स कार्ड है। तो भाई उसके पास क्या है, जो अपने काम को सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, यानी कि उसके पास ग्रोथ माइंडसेट है, उसे हमेशा काम को क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। तो उसके पास क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर, रोजगार योग्यता कौशल रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ डैश है। अब जी रोजगार योग्यता कौशल, इसका अर्थ क्या होता है, स्किल टू गेट अ जॉब, स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन। अब आप कहोगे ऑल ऑफ द अबव होगा मैडम जी, आप पिछली बार पढ़ाती थी तब भी आप बताती कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में जो ऑल ऑफ द जो ऑप्शन है वो राइट होता है। लेकिन देखो भाई ये न्यू पीडीएफ है, ये ध्यान रखिएगा, तो इस वजह से क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर तो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ क्या होता है, नौकरी पाने के लिए कौशल, एक अच्छा कर्मचारी बनने की गुण, अच्छे संचार के लिए कौशल। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब हम
ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे डैश कहते हैं। भाई जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ई लर्निंग है ना। जो मेरा आईडी क्लासेस बाय अनामिका जो चैनल है वो क्या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, तो आप ई लर्निंग कर रहे हो है ना, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन हम कुछ सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ई लर्निंग। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। ऑनलाइन सीखने के फ़ायदे जैसे हैं, ऑनलाइन सीखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखो ऑनलाइन सीखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हम कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यही ऑप्शन सही है, वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, हम कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास अभी नहीं आ रही थी, उसका कारण मैंने आपको बताया था, तो आपने तुरंत दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया कि भाई ये अनामिका मैडम ये पढ़ा रही है तो हम विवेक सर से पढ़ेंगे, विवेक सर से नहीं ये समझ में आ रहा है तो हम रवि सर से पढ़ेंगे। तो आप तुरंत कहीं भी और कहीं से भी सीख सकते हो। तो ये ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपको एक जगह समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये टीचर आपको क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं करवा रहे तो आप दूसरे टीचर के पास जाओगे, करेक्ट। तो ऑनलाइन सीखने का यही फ़ायदा होता है, वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। सबको पता है भाई इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है। भाई अगर ऑप्शन की बात करें तो एग्जाम टाइम चल रहा है तो इन तीनों ऑप्शन से फिलहाल आप लोग दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। एग्जाम टाइम है, 10 दिन बचे हैं, बिल्कुल दूर हो जाओ। तो इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है, भारत स्किल। अगर आप भारत स्किल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की न्यू PDF भी मिल जाएगी। आप सबने देख लिया होगा, आप चाहे कीजिए थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं एक्टिव रहा कीजिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, राम वर्क एज अ फिटर इन अ कंपनी, ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम। अब यहाँ पे फ्री टाइम की बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आंसर आप अपने आप दे दोगे। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है भैया, थ्योरी नहीं है आपकी, ठीक है। ये थ्योरी नहीं है कि आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बस, ठीक है, और आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट शुड ही डू। अब देखो हिंदी में आते हैं, मैं कंपनी में फिटर का काम करता हूँ जो अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को अपग्रेड करना चाहता है। यहाँ पे मैं नहीं है, राम है, ठीक है। राम जो है वो फिटर कंपनी में काम करता है और वह अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को अपग्रेड करना चाहता है। वह क्या करे, ठीक है। अब देखो वो एक कंपनी में काम भी करता है, यानी कि वो बंधा हुआ है एक जगह पे, कंपनी में भी उसको काम भी करना है, ठीक है। लेकिन वह अपने कौशल को, अपनी स्किल को और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता है। भाई स्किल को इम्प्रूव करेगा तो उसको थोड़ी और अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल जाएगी और अच्छा वेतन मिलेगा, यही तो बात हुई ना। तो वो अपने जो कौशल को, अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहता है। थोड़ा टाइम मिलता होगा, लंच टाइम होता होगा तो उसको थोड़ा सा टाइम मिलता होगा तो वह क्या करेगा, भाई खेलकूद तो करेगा नहीं, समाचार भी नहीं देखेगा और जॉब भी नहीं छोड़ सकता। मैंने बोला कि भाई कंपनी में जॉब कर रहा है, भाई कमाने के लिए कर रहा है, तो भाई वो क्या करेगा, अपने खाली टाइम में फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन पाठ्यक्रम खोजेगा। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन। आई थिंक मैं धीमे पढ़ा रही हूँ या फास्ट पढ़ा रही हूँ, ये मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने शुरुआत में बोला था, काफ़ी एनर्जी हाई थी कि हाँ चलो पढ़ाऊँगी, लेकिन 10 क्वेश्चन ही हुए हैं, एनर्जी डाउन हो गई, बीमार हूँ अभी भी मैं, तो इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार इन क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। और दोबारा देख रहे हैं उनके लिए तो फिर ये क्या बोलते हैं, रिवीजन टाइप का है ही, ठीक है। और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, पहले मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ, बीमार हुआ, अब मैं बीमार हो रही हूँ, और चलो कोई नहीं। और हाँ एक बात और बता दूँ, इस क्लास में हम 50+ क्वेश्चन करेंगे। मैं देखो क्वेश्चन नहीं गिन रही हूँ कि मैं कितने क्वेश्चन आपके क्लास में करवाऊँगी, मुझसे जितने टाइप हो रहे हैं बस 50 से कम नहीं होंगे, ठीक है। 50 से कम नहीं होंगे, 50 से ज़्यादा ही होंगे। और मैंने इस क्लास में सच में नहीं गिना है कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, मैं बस करवाए जा रही हूँ। जहाँ एंड होगा आपकी वीडियो, आपकी क्लास में वहीं एंड कर दूँगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, अभी तो 10 नंबर क्वेश्चन ही हुआ है, हमें 50+ पे जाना है। जीना वांट्स टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सी नीड्स आर। जीना जो लड़की है वो ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, उसे सबसे महत्वपूर्ण
चीज़ की आवश्यकता है। अब भाई देखो ई लर्निंग है, आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपको तो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर की ज़रूरत होगी ना। ऑनलाइन तो भाई किताबों से नहीं पढ़ सकते, पेन पेपर से नहीं पढ़ सकते, और नए कपड़े तो भाई क्या ये बकवास का ऑप्शन है। आपका क्या होगा, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर की उसको ज़रूरत पड़ेगी अगर वो ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है। नेक्स्ट है, इन टूडेज टाइम स्किल हैज़ बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स। आज के समय में कई नौकरियों में डैश कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गया है। आज के समय में कई नौकरियों में डैश कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गया। भाई देखो एक्टिंग तो नहीं है, पेंटिंग यानी कि चित्रकारी नहीं है, डांसिंग नहीं है, क्या होगा, डिजिटल यानी कि आधुनिकीकरण जो कौशल है, यानी कि समय के साथ हम भी अपग्रेड हों, तो क्या होगा, डिजिटल कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गया है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, रिप्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड द प्लानिट। नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं। वो कौन सी नौकरियां हैं? अब सॉफ्टवेयर तो देखो नहीं होगा, वायरस वगैरह, हार्डवेयर भी नहीं होगा, फिजिकली डैमेज करेगा, कारपेंटर भी नहीं होगा, क्या होगा, ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स होगा इसका राइट आंसर। ग्रीन जॉब्स जो होती हैं वो हमारे पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन समझते हो, अवलोकन मतलब सामने कोई चीज़ रखी है आपका, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्व, ठीक है, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं। क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है, गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन। हाँ, सी है यहाँ पे, सी ज्वाइन अ बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर। गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। वह अपने डैश कौशल को सुधारने के लिए कुछ बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम। अब अंग्रेजी सीखने की बात आती है, इंग्लिश लर्निंग की बात आती है, तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाते हैं कि आप अखबार पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, और एक ऑप्शन आ जाता है कि आप कम्युनिकेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, टूटी फूटी इंग्लिश जैसे भी आप बोल रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, अपने आप से बात करिए, छोटी मोटी चीज़ें जो आप मन में ही बोलते हो वो आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डांसिंग नहीं होगा, फाइटिंग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्या बचा ऑप्शन? ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन। अगर आप ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो मेरी इतनी सारी बातें सुनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो बढ़ते। रमेश प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट? यहाँ पे राम मैंने लिखा है, रमेश है। रमेश अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे? चलो मैं पानी पी लेती हूँ, आपको थोड़ा टाइम देती हूँ ऑप्शन पढ़ने का। तो भाई जो रमेश है वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है और आपसे सजेशन मांग रहा है कि बताओ मैं क्या करूँ, शुरुआत कर रहा हूँ मैं बिजनेस करने की, तो मैं क्या करूँ? तो आप उसको सुझाव क्या दोगे? ऑनलाइन रिटेल, खुदरा जानते हो, समझते हो, वो थोक का माल बेचना, मतलब पूरा कंपनी से लेना और फिर छोटी छोटी दुकानों पे थोक में बेचना, ये, या फिर ऑडियो कैसेट शॉप, या फिर फिल्म वीडियो रेंटल, या फिर जेरॉक्स शॉप। अब ये जो देखो ऑनलाइन खुदरा शॉप है ना, ऑनलाइन रिटेलर जो है ना, इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा आपको टैली सीखना होगा और आप बढ़िया से आप रिटेलर बन जाओगे, ठीक है। तो आप ऑनलाइन खुदरा का आप उसे विकल्प सुझा सकते हैं। नेक्स्ट है, चलो भाई हमारा जो मॉड्यूल है वो हमारा नेक्स्ट आ गया है, मॉड्यूल नंबर 2, और वो मॉड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू, सिटीजनशिप। इसका हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैल्यूज एंड एथिक हेल्प अस टू बिल्ड गुड। मूल्य और नैतिकता, यहाँ पे मूल्य यानी कि वैल्यूज़ की बात हो रही है। वैल्यूज़ एंड एथिक्स हमें अच्छा डैश बनाने में मदद करते हैं। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर आप अपने आप दोगे। गेम्स नहीं होगा, स्टडीज़ नहीं होगा, रेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ एंड एथिक्स, नैतिकता की बात हो रही है, नैतिकता यानी कि बिहेवियर, क्या होगा? ऑप्शन बी, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा व्यवहार बनाने में मदद करते हैं।
देखो अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास बहुत लंबी जा रही है तो ये लंबी जाएगी। क्लास के बोल रही हूँ मैं, एग्ज़ाम के आपके बहुत ही कम दिन बचे हैं, मतलब 10 जुलाई से तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी पढ़ लो, टाइम है, पढ़ लो, जाग जाओ थोड़ा, पूरी क्लास को देखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बहुत बोरिंग है मैडम जी, कैसे बात करनी है, मतलब कैसे पढ़ रही हैं, वो तो आपको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए 1-2 दिन के लिए, फिर उसके बाद मैं एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो 10 जुलाई को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, किसी के 17 जुलाई को हैं, किसी को मतलब अलग अलग डेट को है, बस 10 जुलाई से स्टार्ट है और अगस्त तक चलेंगे आपके। ठीक है, तो इससे पहले आपके एग्ज़ाम से पहले क्लासेस आ रही हैं तो उनको देखना मत भूलिएगा, हर एक क्लास को देखिए जो भी आपके सामने आ रही हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यूज़ डिसाइड द डेस्क ऑफ अ पर्सन। मूल्य किसी व्यक्ति का डेस्क तय करती है। जो वैल्यू है वो किसी व्यक्ति का क्या तय करती है भाई, लैपटॉप तो तय नहीं करती है, होम तय नहीं करती है, प्रणाली तय नहीं करती है। तो वही व्यक्ति, अब यहाँ पे व्यक्ति आ गया है तो वहाँ पे चरित्र आएगा। ठीक है, व्यक्ति का चरित्र आपने सुना होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, चरित्र तय करती है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर डैश फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर हमें क्या फैलाना अच्छा नहीं है, हमें क्या नहीं फैलाना चाहिए। फेक न्यूज़, मैसेजेस, देखो ऑप्शन पहले आ गया, झूठी खबरें। ग्रीटिंग्स देखो नहीं होगा, अभिवादन, जैसे भाई अभिवादन तो हम रोज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग, मतलब व्हाट्सएप हो गया या फिर कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो गया, तो अभिवादन रोज़ करते हैं, छोटे छोटे सॉन्ग स्टेटस पे डाले जाते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो जो सोशल मीडिया पर है वो फेक न्यूज़ नहीं डालनी चाहिए, हमें फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलो द लॉ ऑफ आवर कंट्री इज अ। जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है वह डैश होता है। जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है वह होता है। तो भाई ऑप्शन पढ़ने का टाइम दे रही हूँ क्योंकि मेरा गला दर्द करने लगा है बहुत जोर से, बट क्लास आपकी पूरी कंप्लीट होगी आज। हाँ, तो जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और पालन करता है वह भाई होता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि जिम्मेदार नागरिक। सॉरी। 5th नंबर क्वेश्चन है रीता फाउंड समवन्स पर्स इन द ऑफिस, शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस सो दैट शी हैज। जो मैंने क्या लिखा है, प्रीता लिखा है, रीता लिखा है, क्या लिख रही हूँ मैं आजकल, आप पता नहीं क्या मैंने लोगों से दुश्मनी करके रखी है, सबके नाम ही गलत रखे हूँ। रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, कार्यालय प्रबंधक को देती है, मतलब वह जो है वो कार्यालय प्रबंधक को वो पर्स दे देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास क्या है, भाई उसने ईमानदारी दिखाई है ना, मतलब उसने पर्स ना रख के ऑफिस मैनेजर को दे के अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करी है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी हॉनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। संविधान को डैश भी कहा जाता है, संविधान को डैश भी कहा जाता है, तो हम सभी को पता है भारतीय संविधान भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी भारतीय संविधान भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडिया इज द सॉवरेन कंट्री दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना डैश बना सकता है। भारत एक अपने आप में एक देश है, मतलब फ्री है, तो यह अपना बना सकता है क्या, धन तो भाई बना ही रहे, स्टेट भी और इलेक्शन तो क्या होगा, रूल्स एंड डिसीजंस होगा भाई, ये सब तो हर कोई बना लेगा, स्टेट बन जाएगा, मनी बन जाएगा, इलेक्शन बन जाएगा, लेकिन रूल्स एंड डिसीजन, ये भारत एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब है कि इंडिया रूल्स एंड डिसीजन भी अपने बना सकता है। नेक्स्ट है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डैश ऑफ अवर कंट्री। भारतीय संविधान हमारे देश के डैश का एक समूह है, भारतीय संविधान हमारे देश के डैश का एक समूह है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो जो भारतीय संविधान है वे हमारे देश के लॉज एंड रूल्स, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उसका एक समूह है, लॉज एंड रूल। नेक्स्ट है मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8-year-old गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क इन इंडिया, वी प्रोहिबिट दैट बिकॉज इट इज। मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए नियुक्त करना चाहते हैं, भारत में हम इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह है।
भाई 8 साल की लड़की है, उससे घरेलू काम करवाए जा रहे हैं, यानी घरेलू हिंसा हो रही है, बाल श्रम हो रहा है, तो ये जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है। नेक्स्ट है वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च एंड मॉस्क फॉर प्रेयर। दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाने की आज़ादी है। चरित्र के स्तंभ को क्या कहा जाता है? मतलब हम प्रार्थना करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं। तो इस ये जो कैरेक्टर है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रिस्पेक्ट कहेंगे कि हर धर्म को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर धर्म के यहाँ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेज एंड केमिकल टू द एनवायरनमेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड। पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों का शामिल होना डस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देखो पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों का शामिल होना क्या कहलाया जाएगा? अब पर्यावरण की बात हुई है तो यहाँ पे देखो वायु प्रदूषण नहीं होगा, किसी एक चीज़ को मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे प्रदूषण ही होगा। इन सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा? प्रदूषण कहा जाएगा। अगर ये कहा जाता कि जो पानी में हानिकारक गैसेस और रसायन को शामिल किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वाटर पोल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि किस चीज़ का पोल्यूशन हो रहा है, बस ये पूछा गया है कि पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों का शामिल होना क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड। खेती और आवास प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को डैश कहा जाता है। खेती और आवास प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को क्या कहा जाता है? तो उसको देखो लैंड नहीं कहा जाएगा, फॉरेस्ट नहीं कहा जाएगा, डेस्टिनी नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? भाई वनों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है तो उसको कहा जाएगा डिफॉरेस्टेशन। क्या कहा जाएगा? वनों की कटाई। नेक्स्ट है रिलीजिंग केमिकल वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इन कॉल्ड। रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को पानी में छोड़ना क्या कहलाता है? अब यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है पानी में छोड़ना। अब पानी में ये सारी अपशिष्ट चीज़ें पानी में छोड़ी जाएंगी तो क्या पोल्यूशन होगा? किस चीज़ का प्रदूषण होगा? वाटर पोल्यूशन होगा ना। पानी को मेंशन किया गया है क्वेश्चन में तो वाटर पोल्यूशन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है साइंटिस्ट आर वार्निंग दैट द राइज इन द अर्थ टेम्परेचर कॉजेज। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि किसका कारण बन सकती है? वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, मतलब जो टेम्परेचर हो रहा है, बढ़ रहा है, ये किसका कारण बन सकती है? तो ये देखो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लैंडस्लाइडिंग, वार्म नहीं होगा, भाई वार्म तो हो ही रहा है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी अगर ऐसे ही पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता गया तो। नेक्स्ट श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स ही इज फॉलोइंग। श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बचते हैं, वह डैश का अनुसरण कर रहे हैं। मतलब श्याम जो है वो प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच रहे हैं, मतलब प्लास्टिक की बोतल यूज़ नहीं कर रहे हैं पानी पीने के लिए, और क्या बोलते हैं रासायनिक उर्वरक, जैसे कोई अपने घर पे सब्जी उगा रहे हैं तो उसमें कोई खाद वगैरह नहीं डाल रहे हैं, जो नॉर्मल खाद होती है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ का अनुसरण कर रहे हैं? ग्रीन लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, भाई इसकी तो पूछो ही ना मॉडर्न लाइफ स्टाइल की। बिजी लाइफ स्टाइल, इसका भी मत पूछो, नन तो होगा नहीं इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो वो क्या कर रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों को, यानी कि वो ग्रीन लाइफ स्टाइल यानी कि हरित जीवन शैली अपना रहे हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st। ये हमारा मॉड्यूल है 3rd, ठीक है। देखो आज हम 3 टॉपिक निपटा दे रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं गिने हैं, आप क्वेश्चन गिन के बता देना कितने हुए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 50+ ही होंगे, मुझे इतना ज़्यादा अपने आप पे मुझे पता है, मैंने टाइप किए हैं तो 50 से ज़्यादा हैं, बट गिनती नहीं है कितने हैं। चलो तो मॉड्यूल नंबर 3 है और बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st, ये है हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है मेजर चेंज टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद। विनिर्माण जगत में डैश के साथ बड़े परिवर्तन हुए। अब ये क्या कहलाएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन? विनिर्माण, यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है यानी कि कुछ बिल्डिंग बन रही है, इंडस्ट्री बन रही है, कोई बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, तो ये औद्योगिक क्रांति के साथ बड़े परिवर्तन हुए हैं विनिर्माण जगत में।
चलो सेकेंड क्वेश्चन है, रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ। डैश की वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। भाई किसकी वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है, मतलब अगर आप इंटरव्यू नहीं, भाई एक बार होता है और फिर कभी कभी होता है सालों में, आपको प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए या फिर स्किल के लिए, भाई स्किल की तो बात ही हो रही है, कौशल, ठीक है, कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। तो यहाँ पे जो करियर है, करियर की वृद्धि, जब तक आप अपने कौशल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपका करियर जो है उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो वही है, करियर की वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट है, नीतू हैज़ एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स, व्हाट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इट इज़। नीतू के पास कहानी कहने का बेहतरीन कौशल है, मतलब वो कहानी बहुत ही अच्छे से कहती है। ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, मतलब कहानी वो मतलब उसका लॉजिक इतना अच्छा है, वो इतने अच्छे से लॉजिक लगा लेती है, कोई भी चीज़ पिक्चर देखेगी और वो कहानी बना देगी, ठीक है। तो ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होगी, ये पिक्चर स्मार्ट देखो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, लॉजिक स्मार्ट होगा। यहाँ पे लॉजिक किसमें देखो क्या पूछा है, नीतू हैज़ एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज, तो क्या होगा, लॉजिक स्मार्ट। नेक्स्ट है, स्वराज इज लुकिंग फॉर अ इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री जॉब्स, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड्स। स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री नौकरियों की तलाश में है, उसे किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता है, मतलब जो स्वराज है वो इंटरनेट पर आधारित डेटा एंट्री नौकरी की तलाश में है, तो उसे किस सबसे महत्वपूर्ण जो कौशल है उसकी किस चीज़ की आवश्यकता होगी, बेसिक कंप्यूटर स्किल की तो होगी ना भाई, कंप्यूटर जब तक सीखना नहीं चलाओगे तब तक डेटा एंट्री कैसे सीख पाओगे भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो डेटा एंट्री तो आप कंप्यूटर में ही सीखोगे, तो बुनियादी कंप्यूटर कौशल आवश्यक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखोगे आप तुरंत ऑप्शन डी करोगे, स्किन कलर, भाई त्वचा का रंग यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन नहीं करता है, पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है। नेक्स्ट है, थिंक दैट वन इज गुड एट डूइंग आर, जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति अच्छा होता है वे होती है, तो जिन चीज़ों में व्यक्ति अच्छा होता है तो वो क्या होती है, क्षमताएं तो होती है भाई, उसमें क्षमता होगी तभी तो वो कोई चीज़ अच्छा व्यक्ति जो है वो अच्छा कर पाएगा, यानी कि उसमें क्षमताएं हैं उसमें कोई चीज़ करने की, ठीक है, तो क्या होगा, क्षमताएं होती हैं, ऑप्शन सी हुआ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनएबिलिटी टू डू समथिंग विल इज वंस, किसी कार्य को अच्छा करने में असमर्थता किसी की डैश है, किसी कार्य को करने में असमर्थता, यानी कि वो बहुत आनाकानी कर रहा है कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, यानी कि वो उस काम में कमज़ोर है, ठीक है, ये उसकी कमजोरी है उस काम में, क्या होगा, वीकनेस। आनाकानी कर रहा है तो समझ लो वो कमजोर है उस काम में, ठीक है, अगर उसमें रुचि है तो वो भाग के करेगा, लाओ लाओ मैं करूँगा ऐसे, राइट। नेक्स्ट है, मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इट इज़ वांट्स हर टू इम्प्रूव। मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, मतलब वो उसमें अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है, मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, इसको बढ़ाने के लिए उसकी डैश में से क्या होनी चाहिए, तो उसकी भाई इंटरेस्ट, रुचियाँ बढ़नी चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सीखने के लिए उसमें रुचि जागनी चाहिए, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी इंटरेस्ट। Next, Bijo is not good at MS Excel. With his hard work, he learns to overcome weakness and turn them into. अब यहाँ पे देखो, बीजो एक लड़का है या फिर व्यक्ति है, बीजो MS Excel में अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत से कमजोरियों पर काबू पाना और उन्हें डैश में बदलना सीखता है। MS Excel वो नहीं सीख पा रहा है, लेकिन वह हार्ड वर्किंग बॉय है, हार्ड वर्किंग मैन है, तो वह अपनी उस कमजोरी को काबू करके उसे किसमें बदलना सीखता है, तो ये भाई होगा स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना सीखता है। नेक्स्ट, द वे वी इंटरैक्ट, मैनेज एंड डील विथ आवर इंटरनल इन्वायरमेंट इज नोन एज डैश स्किल्स, जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार करते हैं उसे डैश कौशल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण यानी कि पड़ोसियों से बात करना और उनसे व्यवहार रखना, उसे किस कौशल के रूप में जाना जाता है, तो भाई व्यवहार की बात आती है, पड़ोसियों से बात आती है, बातचीत, प्रबंधन, व्यवहार, तो भाई क्या होगा, बिहेवियर तो होगा, उस स्किल को क्या कहा जाएगा, बिहेवियर। नेक्स्ट है,
डेस्क इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क एफिशिएंटली एंड कंप्लीट इन ऑन टाइम। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। डेस्क व्यवहार कौशलों में से एक है जो कार्य को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने और उसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसको क्या कहा जाएगा, इस चीज को क्या कहा जाएगा? आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आंसर आप जरूर दे दोगे। इसमें क्या देखो, समय की बात आ रही है, उसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। अब समय की बात आती है तो समय प्रबंधन आपका आएगा। एक देखो, एक क्वेश्चन आया पिछले उसमें था पोमोडोरो मीन्स, ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। पोमोडोरो, हाँ पोमोडोरो, इसका मतलब क्या होता है? पोमोडोरो का अर्थ होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम को मैनेज करना। ये एक टेक्निक है जो हमें सिखाती है कि हम अपने काम को, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करके अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है, ठीक है, और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक और क्वेश्चन है पोमोडोरो मीन्स, पोमोडोरो मीन्स नहीं, पोमोडोरो का इटालियन शब्द क्या है? ठीक है, तो पोमोडोरो का इटालियन शब्द होता है टमाटर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये इटालियन वर्ड है। अगर आपके एग्जाम में आए तो लिख दीजिएगा, वरना पोमोडोरो जो टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक है वो किस काम आती है? हमारे टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन में काम आती है। इतना समझ गए? चलो बहुत बढ़िया बात है, समझ गए। नेक्स्ट है द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जिस प्रकार हम समस्या का प्रबंधन समाधान करते हैं उसे कहते हैं, जिस प्रकार हम समस्या का प्रबंधन या समाधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, यानी कि संघर्ष समाधान कौशल। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा, जुनून नहीं होगा। मतलब आपका जुनून है कि नहीं नहीं हम हैं यहाँ के सॉल्वर गैंग हैं, उसके लीडर हम हैं और हर समस्या का समाधान हम ही करेंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, संघर्ष समाधान कौशल होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है रिहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विद हर प्रोजेक्ट, सी इज डीलिंग विद अ प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप देखो ये मैंने नाम सही लिखा है, रिहाना को अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही रवैये के साथ किसी समस्या को निपट रही है। यह किसका उदाहरण है? यहाँ पे देखिए रिहाना के सामने एक प्रोजेक्ट की समस्या सामने आई है, लेकिन वह उस समस्या के सामने अच्छे से निपट रही है, मतलब पॉजिटिव होके निपट रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड कहा जाएगा ना। बड़ी शांति से उसने अपनी जो समस्या है उसको सुलझा लिया, तो क्या होगा उसका एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। नेक्स्ट है अर्पण डज योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलो यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्पण सुबह योगा करती है, वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब क्लासेस फॉलो करते हैं। यह डैश का एक उदाहरण है, मतलब ये जो अल्पन है ये यूट्यूब पर आपके यूट्यूब पर, साइन देखना मैंने सही बनाया, यूट्यूब पर क्या कर रही है? यूट्यूब से क्लासेस ले रही है। कौन सी? योगा क्लासेस, ठीक है, योगा क्लासेस वो ले रही है यूट्यूब से, तो उसमें खुद में प्रेरणा है, खुद में मोटिवेशन है कि हाँ मुझे सुबह 5 बजे रामदेव बाबा आ जाते हैं फ़ोन पर आस्था चैनल पर, और मुझे उठ के बस सुबह के 5 बजे बैठ जाना है। तो वो एक स्व प्रेरणा है, सेल्फ मोटिवेशन है कि हाँ मुझे स्वस्थ रहना है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, सेल्फ मोटिवेशन। मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ। अब एक क्वेश्चन में देखो एक और आया है, आप ज़्यादा देखो काम की बात बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मुझे जो क्वेश्चन याद आ रहे हैं मैं उनको बताती जा रही हूँ, ठीक है, शायद आपके काम आ जाए। ये तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं आपको बता रही हूँ। चलो मैंने आदत की बात करी तो क्वेश्चन था कि आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? कोई कमेंट करके बता सकता है कि आदत बनने में कितना समय लगता है? ये जो पुराने क्वेश्चन थे ना, पुरानी पीडीएफ थी, इन क्वेश्चन से पहले जो मैं पढ़ा रही थी उसमें ये क्वेश्चन था। शायद आपके आगे इन क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि क्लास पहली है इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कितना समय लगता है किसी आदत को बनने में, हमें कितना समय लगता है। ऑप्शन देखो आपके हैं 14 दिन, बी ऑप्शन है 5 दिन, सी ऑप्शन है आपका 20 दिन, 20 दिन, और डी ऑप्शन है आपका 21 दिन, 21 दिन, ठीक है। तो मैं बता ही दे रही हूँ, आप जिनको नहीं पता उनको मैं बता दे रही हूँ, 21 दिन लगते हैं, ठीक है, आदत बनने में 21 दिन लगते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब ऑप्शन देखोगे आंसर आप समझ जाओगे। किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है तो क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी महत्वपूर्ण सोच। किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का तरीका कौन सा है, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नोन एज डैश प्रोसेस। दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना डैश प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। आप देखो, आप कभी अपनी मम्मी के साथ गए होंगे, गई होंगी, तो वो साड़ी लेने में बड़ा झिझक करती है। फिर आपसे पूछेंगी भाई इसमें से लूँ या इसमें से लूँ, और आप बता देते हो तीसरी कि इसमें से लो, जो कि मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये मेरे साथ हमेशा होता है। तो यही मम्मी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, भाई निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। ये जो निर्णय होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके का निर्णय लेना, मम्मी के साथ मार्केट जाने में इस तरीके का निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है, निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है, वो क्या होगा, वो होगा परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, मैंने क्या लिखा है, मनु। हाँ, मनु थिंक्स अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी समस्या के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं, यह इसका एक उदाहरण है। मतलब जो मनु है वो कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी भी समस्या के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं, तो यह किसका उदाहरण है, तो ये भाई है क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल, यानी कि महत्वपूर्ण सोच इसको बोल सकते हैं, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट है रेवती गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन, शी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिसनिंग द प्रॉस एंड कॉन्स। यानी कि फायदे और नुकसान, सी फॉलोड डैश प्रोसेस। अब हिंदी पे आते हैं, इंग्लिश इतना पहले नहीं पढ़ी हुई, चलो इसलिए तो हिंदी में टाइप करके लाए हैं आपके लिए। रेवती को अपने शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, अपने फायदे और नुकसान गिनाने के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार का फैसला किया, उसने डैश प्रक्रिया का पालन किया। अब भाई रेवती को नौकरी का प्रस्ताव आया था, ऑफर आया था, लेकिन शहर से बाहर आया था, तो उसने भाई अपने फायदे भी गिनवाए लेकिन नुकसान भी गिनवाए, और नुकसान गिनवाते गिनवाते उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई, तो यह प्रक्रिया कहलाई क्या, डिसीजन मेकिंग, यानी कि उसने निर्णय लिया। क्या होगा, निर्णय लेना। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के क्या फायदे हैं, समय प्रबंधन के क्या फायदे हैं, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, कार्यों को समय पर पूरा करें, दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करें, तनाव को कम करें, ऑल ऑफ द एवं। क्या होगा, ऑप्शन डी। यही तो समय प्रबंधन में आता है, यही तो टाइम मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूव डैश एट वर्क। अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल पर डैश को बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब आप अच्छा समय में प्रबंधन है, आपके पास अच्छा टाइम मैनेजमेंट है, आपने पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ किया है, और जहाँ पर आप काम करते हैं आप अपने कार्यस्थल पर बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, यानी कि आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया बना रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन और आगे पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ यही सही है, और यही सही है। वीकनेस नहीं होगा भाई, अच्छा समय प्रबंधन आप अपना रहे हैं तो कमजोरी नहीं होगी भाई, आप अच्छा हमेशा आप इम्प्रूव होगे, स्ट्रेस नहीं होगा किसी भी, ना टाइम का ना किसी भी चीज़ का प्रेशर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्या कर रही मैं ये, चलो इसका आंसर तो मैं बता ही चुकी थी, दिख गया तो क्या हुआ। द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड एज टेक्निक। कार्य समय के ब्लॉक को डैश तकनीक कहा जाता है। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, कार्य समय के ब्लॉक को डैश तकनीक कहा जाता है। डोरो नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं, ना पोमो है ना डोमो है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, पोमोडोरो। क्या होगा इसका राइट आंसर, पोमोडोरो। नेक्स्ट है रहीम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान एमएस ऑफिस सीखते हैं, यह किसका उदाहरण है। मतलब रहीम जो है, मतलब उनको आधा घंटा मिला है अपने लंच ब्रेक के लिए,
लंच ब्रेक के लिए, ठीक है। अब जिनको बस नौकरी करनी है, ठीक है, नौकरी करनी है केवल, वो तो भाई मज़े से खाएंगे, लेकिन नहीं क्या करते हैं, अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, 15 मिनट में खाना खा लेते हैं और अपना बचा हुआ टाइम 15 मिनट है उसमें अपना MS ऑफिस जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, MS ऑफिस सीखते हैं। थोड़ी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो खाली टाइम में, या फिर कह सकते हैं कि अपने टाइम को मैनेज करके वो लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखते हैं। तो ये क्या होगा, ये किसका उदाहरण होगा, टाइम मैनेजमेंट का, यानी कि रहीम ने टाइम को मैनेज किया सीखने के लिए। नेक्स्ट है, भानु क्रिएट्स 25 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्क्रिएटेड इन द ब्लॉक टाइम, विच मैथड डज सी फॉलो। अब यहाँ पे सी है, क्या है यहाँ पर, ये सी है कि ही है, भाई भानु लिखा है तो ही होगा। भानु 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाते हैं और अवरुद्ध समय में कभी भी विचलित नहीं होते हैं। वे कौन सा तरीका अपनाते हैं। अब यहाँ पे फिर देखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था, टाइम मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखो, जो भानु है वो टाइम मैनेजमेंट को ही फॉलो कर रही है, यानी कि भानु 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाते हैं कि 25 मिनट में मुझे क्या क्या करना है, मुझे नहाना है, अपना ड्रेस पहनना है, व्हाटएवर, और लंच भी लंच नहीं, ब्रेकफास्ट करना है, लंच तो दोपहर को होता है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर ऑफिस के लिए निकलना है। तो 25 मिनट में इतनी 4 चीज़ें करनी है, 4-5 चीज़ें, तो उन्होंने बढ़िया तरीके से प्लान बना के रखा है और इस प्लान में वो कभी भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी भी विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्लान में उनकी कोई भी बाधा नहीं आती है। तो ये तरीका जो है वो कौन सा है भाई, इतने अच्छे से उन्होंने प्लान बना के रखा है 25 मिनट का कि ये 25 मिनट में मैं इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा। यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्या हो, टाइम मैनेजमेंट वो किस टेक्निक में आती है, वो आती है पोमोडोरो टेक्निक में, ठीक है। ऑप्शन ए पोमोडोरो टेक्निक। नेक्स्ट है, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज डैश स्किल। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना डैश कौशल कहलाता है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कौन सा कौशल कहलाता है, किसी भी समस्या का समाधान करना क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा कौशल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या को सुलझाना कौशल कहलाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है, तो वो क्या है, वो है सेट टाइमर। मतलब टाइमर लगा दो भाई, इतने मिनट में दावा कर रहा हूँ कि 30 मिनट में मैं इन लोगों की जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो मैं क्या बोलते हैं सुलझा दूंगा। अब किसी से करते हैं, बैट लगा लेते हैं कि भाई 30 मिनट में मैं इनका झगड़ा है ना, मैं क्या बोलते हैं टाइमर लगा दो, मैं इनका जो झगड़ा है, जो प्रॉब्लम है इनकी, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। और जब नहीं होती है फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है, जो सॉल्व करने का बोल रहा था और जिससे बैट लगाई थी, तो फिर वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो क्या होगा, सेट टाइमर। नेक्स्ट है, इफ वन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स वन विल गेट बेटर एट। यदि कोई समस्या को समाधान खोजने में सक्षम है तो वह डैश में बेहतर हो जाएगा। यदि कोई समस्या को समाधान खोजने में सक्षम है तो वह किस में बेहतर हो जाएगा, तो वह भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में और बेहतर हो जाएगा। मतलब झगड़े निपटाने में वो उस्ताद हो गया है और अब उसको किसी भी तरह की सिचुएशन दे दो, अब वो उस्ताद हो गया है, यानी कि अब वो प्रो प्लेयर बन गया है समस्या को सुलझाने में। तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और भी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप, सी डिड नॉट सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड वी डू। सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या को ठीक करने का प्रयास कर रही है, वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई, तो वह क्या करे। अब सोनी की जगह मेरा एग्जाम्पल ले लो, अनामिका का ले लो, जीती जाती उदाहरण आपके सामने हूँ मैं, अनामिका। मेरा लैपटॉप डाउनलोड की प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था, कॉमा में चला गया था, कुछ पता नहीं, उसको ठीक करने का मैंने बहुत किया, ठीक है। पहला अटेम्प्ट किया, उसमें कुछ नोटिफिकेशन आया कि कुछ क्रैक हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर मैंने क्या किया भाई, क्विट द टास्क। कार्य को छोड़ तो नहीं सकती ना। मैंने टास्क लिया था कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है, जो न्यू क्वेश्चन है वो करवाऊंगी, ठीक है। तो टास्क को नहीं छोड़ सकती, नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम। उसको जो लैपटॉप है उसको हम समस्या का समाधान ही ना करें तो ये तो नहीं होगा। क्विट द जॉब, मतलब छोड़ ही दो भाई, यूट्यूब छोड़ो। अनामिका क्या है ये, पैसे वैसे मिल नहीं रहे हैं, छोड़ दो ये सारी। हाँ, तो ये भी नहीं होगा, क्विट द जॉब नहीं होगा।
ऑप्शन ऊपर आते हैं, ट्राई अनदर वे, दूसरा तरीका आजमाएं। तो सबसे पहले मैंने दूसरा तरीका आजमाया भाई, ठीक है, भाई से नहीं हुआ, भाई ने भी यही चीज़ की कि पहले ठीक करने का प्रयास किया, पहले प्रयास में सफल नहीं हुए तो फिर कहाँ गए, दुकान पे गए, राइट। हम कहाँ पे गए, शॉप पे गए, और शॉप पे गए और इसका इलाज हुआ लैपटॉप का, और वो ठीक हो गया। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को उसको तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हो पाएगा या फिर छोड़ ही दो, नहीं, अब इसका दूसरा रास्ता खोजो, ठीक है, इसका क्या करो, दूसरा रास्ता खोजो, ठीक है, दूसरा तरीका आजमाएं। नेक्स्ट है, स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सचर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग, व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टीव की माँ ने उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। स्टीव की माँ ने उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर जो है वो काम नहीं कर रहा है, अब इस समस्या को हल करने के लिए उनका पहला कदम क्या होगा। सबसे पहले देखो, शिकायत तो नहीं करेंगे कि सीधे जो मिक्सर ग्राइंडर जिस कंपनी का वहाँ से शिकायत कर देंगे, नहीं, सेल द मिक्सर सीधे बेच ही देंगे, कुछ देखेंगे ही नहीं, उसको जानेंगे नहीं इसकी दिक्कत क्या है, या फिर इसको फेंक देंगे, क्या करेंगे। ये ऑप्शन तो पढ़ लो भाई, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचानेंगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या। मोस्टली मॉम्स की प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करती है, स्विच ही नहीं ऑन करती है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम सबसे पहले तो यही चेक करना कि स्विच ऑन है, मेन स्विच जो होती है वो ऑन है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचाने। और देखो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए हैं। तो भाई मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, क्लास नंबर होगी हमारी 2, और मैंने गिने नहीं है कितने क्वेश्चन होंगे, और 50+ मैंने बोले तो 50+ डेफिनेटली होंगे, 50+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्लास 2 में आपको मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपको फिर से बता दें, ये आपके न्यू क्वेश्चंस है, जो आपकी न्यू PDF आई है ना, ये आपके न्यू क्वेश्चंस हैं, न्यू PDF के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ जैसे तैसे, ठीक है, आपकी करवा रही हूँ। तो आप जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोपा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेलिस्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे अगर मैराथन कोपा की ना हो पाती है तो आप प्लेलिस्ट पर जो क्लासेस हैं 20 से 22 क्लासेस हैं, दिन में आप देखोगे, दिन में एक तो नहीं 2 से 3 आप क्लासेस देखोगे ना, तो आप उन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे। ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का पैटर्न चेंज हुआ है। चलो तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। मेरा भी मुंह दर्द करने लगा है और आपकी भी पढ़ते पढ़ते आंखें दर्द करने लगी होंगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा रिलैक्स करो और रिविज़न भी कर लेना साथ में, ठीक है, रिविज़न करते जाओगे तो आसानी होगी। चलो ठीक है, थैंक यू।